अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पहले तो उमूमी सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो पीडीएम है यानी अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, उनके सरबराही इजलास के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वही मौजूए बहस है। हर कोई ये प्रेडिक्ट भी करता है टूट गई है, हुकूमत तो कहती है टूट चुकी है पीडीएम, लेकिन बाद सियासी हल्के कहते हैं कि अभी भी कुछ लगता है कि शायद गुंजाइश बाकी हो। कोई ये कहता है कि सिर्फ एक ऐलान बाकी है, लेकिन पीडीएम बाकायदा टूट चुकी है, जिसकी वजह पीपल्स पार्टी बताई जाती है कि क्योंकि उन्होंने इस्तीफों से इनकार किया, यही वजह बनी कि 26 मार्च का लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जो डेवलपमेंट्स हुई उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के अंदर, उसमें पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार लाना चाहती है, नून लीग अपना उम्मीदवार के लिए जो है वो मुतहर्रिक है। और ये वो वजहें हैं जिससे ये खबरें आती हैं कि इख्तलाफात जो हैं वो संगीन होते चले जा रहे हैं या शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान रहा या मरियम नवाज साहिबा का बयान रहा, उसके बाद मुख्तलिफ तर्जुमानों की तरफ से, चाहे पीपल्स पार्टी के हों या PMLN के हों, उससे ऐसा लगा कि जैसे PMLN और पीपल्स पार्टी की जो आपस में इख्तलाफात हैं या जो एक्चुअली हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, ये तमाम इत्तेहाद मसनूई था और ये बिल्कुल अलग हो चुका है। लेकिन अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मायूसी का इजहार किया और इसको बचकाना सियासत भी कहा, यानी इस बयानबाजी को उन्होंने राब्ता किया, न सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, बल्कि नवाज शरीफ साहब को भी ये कन्वे किया गया कि इस किस्म की बयानात को जो है वो नहीं आना चाहिए और बयानबाजी को फ़िलहाल रोक दिया जाए। और इसी तरह हमने देखा कि दोनों लीडरान की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी शख्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ अब बयान न दे। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जरदारी साहब ने ये मौलाना साहब से कहा है, ये सब ज़राए की इत्तलात है कि जो तमाम इख्तलाफात हैं उनके हल पर इत्तेफाक किया गया है कि ये बाहमी मशावरत से तय पाए जाएंगे। आज मरियम नवाज साहिबा ने, आपने देखा कि नैब की जो उनकी पेशी है 26 मार्च की, उससे कबल जो है उनको अबूरी ज़मानत उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से हासिल भी कर ली है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफात नहीं हैं, पीडीएम जो है वो अपना लाहे अमल खुद तय करेगी और किसी का अमल दखल इसमें इसकी ना गुंजाइश है ना कोई ज़रूरत है। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर आज तज्जिया कराने के लिए हमारे मोहतरम मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ होंगे अम्मार मसूद साहब और हमारे साथ होंगे शाहिद रिन साहब। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग। शाहिद रिन साहब, पीडीएम की टूट फूट जो कि बज़ाहिर नज़र आती है, गो कि जिस वक्त ये आ जाए कि आपने रोक दिया है बयानबाजी से, तो फिर लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो मफाहमत की गुंजाइश जो है वो अभी बाकी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। क्या समझते हैं कि ये टूट फूट अब किसी भी वक्त बस एक ऐलान बाकी है या चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? नादिया, देखें, एक बात याद रखें, हमारे पास कब भी कोई पॉलिटिकल अलायंस बनता है तो उसके बनने की अनाउंसमेंट जरूर होती है, टूटने की बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं होती, उसकी बाकायदा फातिहा नहीं पढ़ी जाती। एक चीज जहन में रखें, पीडीएम जब कायम की गई थी वो किसी अवामी मसले पर या किसी अवामी नुक्ते पर कायम नहीं हुई थी। पीडीएम को जिन जमातों ने ज्वाइन किया उन सबके मसाइल, ज्यादातर जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मसाइल गैर सियासी थे, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जमीयत उलमा इस्लाम स्टे का इसमें टोटल मसला सिर्फ ये था कि मौलाना फजलुर रहमान रिंग से आउट है। और मेरी राय में पीडीएम इसी तरह चलती रहेगी, कभी दरारें पड़ेंगी, क्योंकि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी आइडियल सिचुएशन नहीं है अगर वो पीडीएम से बाहर जाती है। ठीक है, इस पे आगे बात कर लेते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं बाकायदा कोई ऐलान नहीं होता, लेकिन आपके नजदीक इसी तरह इख्तलाफात की खबरें भी आती रहेंगी और ये मामला चलता रहेगा, यानी ये मतलब फिर कोई सरदार अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान फायर फाइटिंग करने की कोशिश करते रहेंगे, तो फिर इसका मतलब ना वो लॉन्ग मार्च होगी ना ही कोई इस्तीफे होंगे, बस ये सब मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। लॉन्ग मार्च अब मेरी जाती राय ये है कि रमजान की वजह से और ईद की वजह से फौरी तौर पर मुझे नजर नहीं आता। मुमकिन है कि ईद के बाद किसी तरह पीपल्स पार्टी को कायल किया जाए। इस्तीफों पे कायल होना पीपल्स पार्टी का मुझे बहुत कम चांस लगता है। लॉन्ग मार्च पे पीपल्स पार्टी एग्री करते हैं। अच्छा, बाकायदा तौर पर पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाती है तो जो भी मकासद इनको हासिल करने थे, जो इनका एजेंडा था, वो उस फिर जो भी तहरीक बचेगी पीडीएम की,
وہ مؤثر نہیں ہوگی. اسٹیج پر اگر پیپلز پارٹی اس سے بیک اپ کرتی ہے تو اس کا نقصان پی ڈی ایم سے زیادہ پیپلز پارٹی کو ہوگا اور پیپلز پارٹی مستقبل کی کاف لیگ ہوگی. اس پورے اتحاد میں جو بیان بازی ہوئی بریگیڈیئر صاحب, اس میں بھی فور فرنٹ پہ اسٹیبلشمنٹ ہی ٹارگٹ تھی, یعنی کہ آپ سلیکٹ ہونے جا رہے ہیں, آپ کو سلیکٹ کیا گیا تھا, اور جو پی ڈی ایم بنی وہ بھی یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول عمل دخل کو سیاست سے ختم کرنا ہے, ایک رولز ہمیں سیٹ کرنے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی ٹوٹ پھوٹ سے اسٹیبلشمنٹ کو اس حد تک فائدہ ضرور ہوگا کہ یہ بیان کم ہوں گے, یا آپ سمجھتے ہیں اس میں مزید تیزی آئے گی؟ دیکھیں میرے اندازے میں تو یہ بالکل ہی غلط بات کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ دونوں جمہوری پارٹی تھی, پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی, ٹھیک ہے, 5 سال پورے کیے. کیا یہ جمہوریت ہے کہ آپ ایک پارٹی نہیں آتی ہے آپ اس کو غیر جمہوری طریقے سے آپ اس کو ہٹانا چاہیں, اور پھر آپ پہلے اپنے اوتھ بھی لیا ہے, سب کچھ کر لیا, جب آپ کے اوپر کیسز بنے, مولانا فضل الرحمان کو بالکل سائڈ پہ کر دیا گیا, وہ پارٹی سے پاور سے باہر ہو گئے, تو آپ کو اس کے بعد آپ نے شروع کر دی سلیکٹڈ کی بات شروع کر دی. دس از ناٹ دا وے. بات یہ ہے کہ جب آپ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو میں اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کا نظریہ جمہوریت چلتا ہے, وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اس وقت جو مریم نواز کا ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ ایک جیسے سویلین ڈکٹیٹرشپ, اور ایک مولانا صاحب جو کہ بالکل اس وقت بکلائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی پاور نہیں مل رہی, ان کو بہت سخت امبیرسمنٹ ہو رہی ہے, ان کی پارٹی بھی ٹوٹ گئی ہے, جس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں ریلیونٹ رہنے کے لیے میں یہ کروں. ادروائز آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے ملک کے جو حالات ہیں, کووڈ میں آپ پہلے پڑھ رہے ہیں, اس سے پہلے اکنامک کنڈیشن, انڈیا کے حالات, انڈیا کا نیریٹو کیا ہے کہ فوج اور عوام میں جو اعتماد ہے اس کو دور کر دو, فوج کو کمزور کریں, اور خدا نہ خواستہ پاکستان کے تھوڑے چھوٹے حصے کر لیں. لیکن اب تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا, پرانی تاریخ کو بھول کر کے لیکن ہم یہ تو آگے یہی بڑھیں بات گے. کریں نا, اس کے بعد آپ سمپل سی بات ہے کہ آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے, یہ حکومت کرانا, از اٹ جمہوریت؟ پہلے نو, تو مائی کوسچن از کہ اسٹیبلشمنٹ اگر پی ٹی ایم ٹوٹ جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کیوں گھسیٹتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ابھی اپنا کام کری, دے آر آلریڈی امبرائلڈ, انڈین بارڈر پہ بھی سیز فائر ہوئی ہے, بالکل صحیح ہے, بٹ فرق تو پڑا نا اس پوری پی ڈی ایم کے بیانیے سے, فرق تو پڑا. کوئی فرق نہیں پڑا. اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا, وہ اپنا کام کریں, عوام کا اعتماد حاصل ہے, اینڈ دیٹ از واٹ یہ ٹوٹے یہ قائم رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. گورنمنٹ آتی ہے, جمہوریت چینج کرے, جس کو مرضی کریں. بھائی اسٹیبلشمنٹ از انوالوڈ, اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے بھی, بٹ آئی ڈونٹ نو کبھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اٹ از ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. یہ مولانا فضل الرحمان جس کا تو میرے خیال میں کوئی ضمیر ہی نہیں ہے, جس کو صرف ذاتی انٹرسٹ ہے, اور یہ بلین روپیز ابھی بھی اس پولیٹیکل پی ایم این سے بھی لیے, اس نے باہر سے پیسے لے رہا ہے یہ کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کو 26 تاریخ کو جا رہے ہیں, آپ یہ طریقہ جانے کا بالکل صحیح. لیکن بریگیڈیئر صاحب جیسے آپ نے کہا نا, جمہوری حکومت کا کہا کہ باریاں لگی ہوئی تھیں, اور اس کے بعد اب یہ تیسری پارٹی آئی ہے, ان سے برداشت نہیں ہو رہا, کرنے دیں ان کو پورا. لیکن پھر اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ الیکٹڈ حکومت کو اس طرح سے گرایا جائے, کمپلیٹلی اگری ود دیٹ. بٹ یہی کام جب پی ٹی آئی نے کیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آپ لوگوں میں سے سپورٹ کیا کرتے تھے. بالکل سپورٹ نہیں کسی نے کیا. پی ٹی آئی نے 4-5 مہینے رکھا, بڑا کہا, کسی نے کوئی انوالو نہیں ہوا. دیکھیں اگر 80 لوگ ان کے ریزائن کر دیتے ہیں, بائی الیکشن ہو جائیں گے. یہ پروگیٹو ہے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا, وہ کس کے ایکسیپٹ کرتا ہے, کس کے نہیں ایکسیپٹ کرتا. وہ 10 لوگوں کو ایکسیپٹ کرے گا, جمنی الیکشن کا سارے باہر ہو جائیں گے, اور پیپل پارٹی مل کے سارے آپ کے جتنے الیکٹرل ریفارم جتنے کرنے ہیں, نیب کے, سب کچھ ہو جائے گا, اور پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ یہ سب رٹ نکلنے دیں, ریزائن کرنے دیں ان کو, کریں. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, چلے پھر اس پر بات کر لیتے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی سیاست کے حوالے سے. ذرا پیپلز پارٹی پہ پہلے بات کر لیتے ہیں, لیکن انٹرسٹنگ فیکٹر پنجاب کا ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, جس پہ میں چاہوں گی کہ تھوڑا آگے جا کے عمار سے بھی ذرا اس پر کامنٹ کروائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں شاہد رند صاحب, پیپلز پارٹی, آپ نے جیسے کہا نا کہ یہ فائر فائٹ چلتی رہے گی, تو کیا جس طرح پی ڈی ایم بار بار کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی سے کہ آپ نے ایک واضح موقف لینا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, اور ورنہ پھر اگر آپ الگ ہونا چاہتے ہیں تو 9 جماعتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے پی ڈی ایم کنٹینیو کریں گی اور پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی کا کوئی ارینجمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور یہ جو اختلافات کی نوعیت ہے یہ محض استعفے نہیں ہیں آپ کی نظر میں, اس کے پیچھے وغیرہ وغیرہ بھی ہے؟
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मौजूदा जो पीपल्स पार्टी है, हम माजी की पीपल्स पार्टी और मौजूदा पीपल्स पार्टी दोनों को सामने रख के बात करें। माजी की पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, वहां पर बहुत सी चीजें ऐसी थी जो जज्बात की बुनियाद पर होती थी। ये आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी है, यहाँ मफाहमत के नाम पे कुछ भी हो गया। जिन चौधरियों को कातिल कहा गया उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ये हमने देखा। तो मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफों से हट के ये जरूर चाहेगी कि पीडीएम इस्तीफों के एक्सटेंट से ना जाए, लेकिन दीगर मामला उसी तरह चलते रहे, हुकूमत प्रेशर में रहे। हुकूमत प्रेशर में रहेगी तो उनके जो दीगर गैर सियासी मसाइल हैं उसमें उन्हें रिलीफ मिलता रहेगा। नून लीग के साथ भी वो बहुत कोई ज्यादा दोस्ती इसलिए नहीं कर सकते कि देखें उनका आने वाले दिनों में अगर कल इलेक्शन कॉल हो जाते हैं, 6 महीने बाद हो जाते हैं या 2.5 साल बाद हो जाते हैं, तो देखें बेसिकली कंपटीशन तो फिर पंजाब में है। प्राइम मिनिस्टर तो जीटी रोड से आता है, पूरे पाकिस्तान से आप एक तरफ रख लें, जीटी रोड एक तरफ रख लें। अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती कर लेती है तो उसके नताइज उसे क्या मिलेंगे। इसलिए आसिफ अली जरदारी जो है डे बाय डे उनकी गेम वेरी करेगी। जहां जहां उनको बेनिफिट, मैंने हमेशा ये कहा है कि वो एक टारगेट सेट करके नहीं चलते, वो 1 2 3 4 पे चलते हैं। जहां उन्हें जो गेन होता जाएगा वो गेन करते जाएंगे। मैं इसलिए आपसे कहा कि आसिफ अली जरदारी जिद की सियासत नहीं करते। जो जिद की सियासत इस वक्त मियां नवाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान या पीडीएम के दीगर लोग कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी को पता है कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वगैरह वगैरह साथ चल रहा है जी, वगैरह वगैरह साथ चल रहा है, वगैरह वगैरह उनका साथ चलता रहेगा, यही उन्हें सूट करता है। अच्छा यही सूट करता है। लेकिन मैं एक चीज़ पे सवाल करना चाहूँगी अमार, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि सिंध की सिर्फ पार्टी है, उनको क्या फ़ायदा होगा। अभी शाहिद साहब ने कहा इलेक्शन हो जाते हैं तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के ख़िलाफ़ ही लड़ेगी, साथ नहीं लड़ेगी। लेकिन इस पीडीएम में इनिशियली ये बातें हुई थी कि आइंदा के जब भी इलेक्शन होगा हम शायद सीट एडजस्टमेंट्स पर भी बात करेंगे, और उस वक्त पीपल्स पार्टी शायद अगर ऐसा हो तो गेन कर सकती है और पंजाब में अपना जो एक पूरा खोया हुआ स्पेस है शायद आहिस्ता आहिस्ता वो रिक्लेम भी करना शुरू कर दे। अब अगर वो अलग हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि पंजाब की सियासत को अगर आप देखें तो फिर वो वाकई पीपल्स पार्टी के शदीद खिलाफ हो सकती है, नंबर 1। और क्या ब्रिगेडियर साहब या जिस तरह हुकूमत या जिस तरह दीगर तज्जियागार समझते हैं कि पीएमएलएन की मूवमेंट अलोंग विद द अदर पार्टीज एंड मौलाना साहब इन पंजाब विल नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि एक ख्याल ये भी है क्यों नहीं होगा, वहां तो फिर वो वही जारहाना अंदाज होगा, वही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें होंगी, तो ना तो इस्टेब्लिशमेंट फिर चैन से बैठेगी और ना ही हुकूमत। देखिए, जो हमारे दोस्त जाहिर है हर तरफ हैं, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट को पीपल्स पार्टी के साथ कोई मसला नहीं। इस्टेब्लिशमेंट दो कुव्वतों से ज़्यादा खौफज़दा। एक तो उन्होंने इरादा किया हुआ है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ फैमिली को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, ये उस तरह की बात है जैसे ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना था, जैसे ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ फटा उसके बाद पीपल्स पार्टी फिर लोगों के दिलों में बसती हुई नज़र आ गई। इसी तरह मुशर्रफ साहब ने भी कोशिश की कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों को ख़त्म कर दिया जाए। ये डिक्टेटरों का हमेशा ख्वाब होता है, तो वो ख्वाब इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है। जो मजलूम पार्टी होती है लोग हमेशा उसके साथ होते हैं, पॉलिटिकली उसके साथ रहते हैं। ये मामला आज ख़त्म होता है या 10 साल बाद ख़त्म होता है, पंजाब पर हुक्मरानी बल्कि पाकिस्तान पर वो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून की होगी, इसलिए कि हमने उन्हें मजलूम बनाया है, हमने उनके साथ ज़्यादती की है। ज़्यादती ना होती तो शायद उनकी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस पर बात होती। जरदारी साहब का ये बयान हमारी सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिकल कल्चर में सूट नहीं करता कि मेरा एक ही बेटा है। इसी तरह इसका मतलब है कि वो बेटा उनकी कमजोरी बन गया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज है जो अपने बाप की बेटी होकर अपने बाप की ताकत बन गई है। इस हुकूमत में जितने गेन एस्टेब्लिशमेंट ने किया है वो हमें सबको पता है, सारा कंट्रोल उनके पास है, उनके उंगली के इशारे पे चलते हैं। इमरान खान हर गलती के बाद उनके पीछे छुप जाते हैं। हर अहम पोस्ट पे कोई ना कोई ऑफिसर लग रहा है, नौजवान मजीद बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसके खिलाफ बुनियादी तौर पर ये एहतजाज हो रहा है। जिस तरह से अमार ने बयान किया, नून लीग आप देखें यही करेगी ना, यही कर रही है। पीडीएम की दीगर जमातें भी ये करें, पीपल्स पार्टी ने ज़रा रिस्ट्रेंट शो किया, बट बाकी तो सब नाम ले लेकर बोलेंगे।
देखें फिर इस पूरे सिनेरियो में लेट्स से पीपल्स पार्टी अलग हो गई, ये कायम रही, ये अपनी तहरीक चलाते रहे, इसी गोल की तरफ जाते रहे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या एहतसाब तेज कर दिया जाएगा फिर? देखें पीपल जो एस्टेब्लिशमेंट को फ़र्क पड़ता है ना वो ये है कि दे आर इनएडवर्टेंटली टोइंग द नैरेटिव ऑफ एनिमी एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। वो उनका नैरेटिव ये है कि इंडिया के जाता है फ़ौज को बदनाम करें, फिफ्थ जनरेशन वॉर में भी यही होता है, फिफ्थ जनरेशन वॉर में भी यही होता है, आपकी ऑपोजिट पीडीएम भी यही कर रही है। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है कि देखें आपके सामने एग्जांपल है इराक की, आपके सामने एग्जांपल है सीरिया की, आपके सामने एग्जांपल है लिबिया की। तो फौज को कमज़ोर करने के लिए ये नहीं काम हो देखें रहा है। नादी वहाँ पर ये हुआ कि फ़ौज कमज़ोर थी, दे केम, दे ओवर पावर्ड, मुल्कों में कब्ज़े कर लिए, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बना ली और सारा को लूट के ले गए। यहाँ पर ये डिस्पाइट के ऑल नेटो फोर्सेस कमिंग, यहाँ दहशतगर्दी किया, डिस्टेबल इंडिया को इस्तेमाल किया, दे हैव मिजरेबली फेल्ड। यहाँ पर उन्होंने दहशतगर्दी ख़त्म कर दी बिकॉज आर्मी वॉज स्ट्रॉन्ग। ये खुदा का शुक्र करना चाहिए। यू आर अ न्यूक्लियर कंट्री एंड यू आर अ इस्लामिक कंट्री। इफ़ यू बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थ्रू CPEC, then you take your all decision in your best national interest and you don't have to compromise on IMF World Bank. This is the narrative, ठीक है। इसकी वजह से वो चाहते हैं, ज़ाहिर है कि इस वक्त जिस तरीके से फ़ौज और हुकूमत के साथ हमेशा फ़ौज होगी, चाहे नवाज शरीफ की होगी। फ़ौज कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में उनको सपोर्ट करना हर वक्त करते हैं, वो करेगी। मैं ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर अमार यू वांटेड टू ऐड, मुझे मालूम है आपने कहा था, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ, ऐड कर लीजिए जो आप इसमें करना चाह रहे हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में अमार, आप जो ऐड करना चाह रहे थे, ब्रिगेडियर साहब ने जो तज्जिया पेश किया या जो उनका व्यू पॉइंट है, उसमें ये भी ज़रूर ऐड कीजिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पर ब्रिगेडियर साहब भी तर्स खा रहे हैं, हुकूमत भी तर्स खा रही है। ऐसा क्यों है और ये इसमें कितनी सदाकत है कि वाकई वो अकेले रह जाएंगे, जिस तरह से मिलियन वो जो लॉन्ग मार्च उन्होंने की थी उसमें रह गए थे? मैं ब्रिगेडियर साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन उनसे इत्तेफाक नहीं करता। और मेरे ख्याल में ये जो नैरेटिव है ये अपनी सत्ता पर बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और हमने अपने मुल्क का दिफा बेहतर से बेहतर करना चाहिए और दुश्मन की जो साजिशों के में घिर नहीं जाना चाहिए और ऐसा कोई कदम नहीं कर उठाना चाहिए जिससे हमारी दुनिया भर में जागसाई हो। बुनियादी तौर पर इंडिया हमको एक गैर जमहूरी मुल्क के तौर पर देखना चाहता है। एक तो वो जो है, मुझे यूँ लगता है कि वो बदकिस्मती से उस साजिश में कामयाब होता जा रहा है। देखिए, और जो करप्शन का नैरेटिव है ना, वो मसलन आपके ख्याल में जो आसिम बाजवा का अरबों रुपए के अकाउंट आए हैं, उसके बारे में, उससे पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है? 90,000 दरख्त आपने काट दिए मुल्तान में आम के, उससे पाकिस्तान मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है? 4 दफ़ा माशाल्लाह पाकिस्तान में लगा, ये इतनी बड़ी हकीकत है, उससे पाकिस्तान मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है? इस वक्त मीडिया, दुनिया भर में पाकिस्तानी मीडिया पर रहम खाया जा रहा है। हम सबको पता है कि कौन व्हाट्सएप पर ये मीडिया चला रहा है, उससे पाकिस्तान मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक जर्नैल उठकर रिजेक्टेड का ट्वीट कर देता है, इससे पाकिस्तान की जगहसाई हुई है या पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है? एक जर्नैल जो है वो कोशिश करता है कि उसकी एक्सटेंशन हो जाए और उसके लिए नवाज शरीफ को, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, वो किस तरह दबाव में लाना चाहता है, क्या क्या धमकियां लगाता है, ये सारी दुनिया को खबर है। इससे पाकिस्तान की इज्जत हुई है या बदनामी हुई है? नहीं, लेकिन अभी हालिया एक्सटेंशन में भी तो नून लीग ने किया ना, आ गए ना आराम से एक्सटेंशन के लिए, वो फिर क्या है? गलत किया। मैं बिल्कुल उनकी फेवर नहीं करता। दूसरी बात है, आपका सवाल था कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो रहम की अपीलें की जा रही हैं या उनके ऊपर रहम खाया जा रहा है, हाँ। बुनियादी तौर पर उसकी मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को 2 लोगों से बहुत शदीद खौफ है।
ایک یہ ہے کہ پنجاب کے عام آدمی کو وہ بات سمجھ آ گئی جو کئی دہائیوں پہلے بلوچستان، سندھ اور KPK اور قبائلی علاقے کو سمجھ آ گئی ہے. دوسرا مذہبی جماعتوں کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو یہ دونوں پنجاب اور مذہبی جماعتیں رائٹ اور لیفٹ ہینڈ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ سے. اب جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ان دونوں کی طرف سے تو بنیادی طور پر ان کا جو پاور سینٹر ہے وہ کھو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ عام آدمی سے آپ پوچھ لیجیے، اور یہ دیکھیں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن فیز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پرابلم کے سلوشن میں. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن فیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مسئلے کا پتہ چل جائے. آپ اب پنجاب میں کسی عام آدمی ریڑھی والے سے بات کریں، اس سے پوچھیں کہ عمران خان کی حکومت کو کون لایا تھا، وہ آپ کو 1 منٹ میں عمران خان کی حکومت کو کون چلا رہا ہے وہ 1 منٹ میں آپ کو جواب دے دیں گے. یہ اویئرنیس پنجاب میں اور مذہبی جماعتوں میں آنا بے انتہا ضروری تھی، جو بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے خوف کا باعث بنی ہے. کبھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ان پہ کرپشن. تو اب یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. اگر ہم شاہد رند صاحب سے اس پر ایڈ کروا لیں، بیکاز وقت بہت کم ہے عمار، اور آپ نے بڑے امپورٹنٹ سوال اور بڑے سخت سوال اٹھائے جس کا جواب بریگیڈیئر صاحب ضرور دیں گے. شاہد رند صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں جیسے عمار کہہ رہے ہیں کہ واقعی پنجاب کے عوام میں جو آئیڈینٹیفیکیشن فیز ہے، اور وہ بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ ہو گیا ہے، یعنی بات صرف اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا جو عمل دخل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از ناؤ لٹرلی ان پنجاب؟ اگر ایسا ہے اور سب کی زبان پر ہے تو یہ واقعی ایک بڑی مشکل سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، چاہے جیسے انہوں نے کہا کہ ریلیجس پارٹیز میں بھی یا ریلیجس فالوز میں بھی یہ ہے. نادیہ دیکھیں، عمار میرے سینئر ہیں، بہت محترم ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا المیہ، چاہے وہ سیاستدان ہو، دانشور ہو، صحافی ہو، ہم ساری بات جو ہے نا وہ اپنی مرضی کا آدھی بات کرتے ہیں. جو شاید وہ بات کرے گا جو شاید کو سوٹ کرے گی. پنجاب کے حوالے سے جو انہوں نے ابھی سچویشن ڈیفائن کی، کیا 97 میں میاں صاحب اسی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے نہیں آئے تھے؟ کیا بی بی صاحبہ کو پہلی گورنمنٹ اسی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت پر نہیں ملی تھی؟ دیکھیں، یہ باتیں کرنا، پنجاب کی عوام کو آج سے 10 سال پہلے بھی شعور تھا. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ مجھ تک اور آپ تک جلدی پہنچ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کی عوام آج سے 10 سال پہلے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور آج 10 سال بعد میاں نواز شریف یا مریم نواز کے بعد انہیں بہت کچھ سمجھ میں آنے لگ گیا ہے. سب کچھ سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک چیز کو سائیکالوجی سمجھنے کی ضرورت ہے. پنجاب کی عوام کی ایک کلیئر سی سائیکالوجی ہے کہ وہ بیلٹ پیپر پہ جب اسٹیمپ لگانے جائیں گے تو نواز شریف انہیں سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے یہ بھی وہ دیکھتے ہیں. لاہور کا جلسہ، میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد سے کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کا جلسہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح پی ٹی ایم ایکسپیکٹ کر رہی تھی، جس طرح گورنمنٹ خوفزدہ تھی. اگر یہ اس طرح کا بینچ مارک جلسہ ہوتا تو آج کا سینیریو کچھ اور ہوتا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ جہاں پہ نون لیگ اگر ایگریسو جائے گی، حمزہ شہباز اور میاں شہباز شریف کیوں اندر یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایگریسو نہیں جانا ہوگا، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آئیڈیا انہیں پنجاب میں سوٹ نہیں کر رہا. جی ٹی روڈ سے جب میاں صاحب واپس آ رہے تھے، اللہ جنت نصیب کرے، میر آصف خان بزنجو نے مجھے کہا کہ انہوں نے انہیں ایڈوائز کی تھی جی ٹی روڈ سے. لیکن آپ سے بتائیں کیا جی ٹی روڈ سے وہ میسو کراؤڈ تھا جو جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی موومنٹ میں تھا؟ کیونکہ جوڈیشری جس وقت ریسٹور تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ججز فعال ہوں گے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مستقبل کی منظر کشی کرنی چاہیے اور اسے دیکھنا چاہیے. اچھا، یہ بھی بڑا دلچسپ آپ نے تجزیہ دیا ہے بریگیڈیئر صاحب. اب یہ جو پاکستان کی انہوں نے کہا کہ جنگ ہسائی ہوئی اور بہت سارے سوالات اٹھائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو اہم سوال ہیں، اور یہی وہ باتیں ہیں کہ اب تو چلیں سب بڑے اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں. ونس اینڈ فار آل، ڈو یو ناٹ تھنک یہ سب لوگوں کو بیٹھ کر واقعی اس سلوشن کی طرف جانا ہوگا تاکہ یہ باتیں بار بار نہ اٹھیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمار جو بات کر رہے ہیں یہ اٹ از ویری انفیئر کہ جس طرح ایک اگر انڈیویجول، میں کہتا ہوں اگر جنرل عاصم باجوہ نے غلط بھی کی، اٹ از ون انڈیویجول پاکستانی، ہی شوڈ بی سارٹڈ آؤٹ. بٹ یو کانٹ بلیم آرمی کی، جی آرمی نے یہ کر دی ہے. آپ کی آرمی آج نہ ہو تو انڈیا 2 منٹ نہیں لگائے گا یہاں پر آنے کے لیے، یاد رکھیے. اگر انڈیا کو آج ڈرتا ہے پاکستان سے، پاکستان کی فوج سے ڈرتا ہے، پاکستان کی پرانی لیڈرشپ سے وہ نہیں ڈرتا. اور سیکنڈ یہ کہ آپ کو یہی تو ایشوز ہیں، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ فوج کو کمزور کر دے. پنجاب میں فوج کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ ساری 70% فوج پنجاب سے ہے، ہر گھر میں فوجی ہے، بھرے پڑے ہیں، اور دے آر آل پیٹریوٹ. اور یہ نواز لیگ کی سب سے بڑی غلطی ہے.
जनरल बाजवा को मैं ये हो जाएगा, फैज़ अहमद को होगा, जनरल इरफान को होगा, दिस इज़ नॉट द वे। आपने हुकूमत गिरानी है ना, हुकूमत की बात करें ना आप। वाई आर यू डूइंग द नैरेटिव, दुश्मन का नैरेटिव लेके चल रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली वन। कन्फ्रंटेशन की जो बात है, This is यही very जो big. नेम्स टेकिंग है, इससे ज्यादा नुकसान आप कहते हैं PMLN को मिल 100% रहा है, PMLN एंड को हो दैट्स रहा व्हाई है। PMLN कबूल नहीं होगी। आपने करप्शन की, आपने जिसने जो किया, नवाज शरीफ ने, इनकी बेटी ने, इनके बेटों ने, इसाक डार ने करप्शन की, वाई देव रन अवे, कम एंड फेस इट एंड प्रूव कि यू आर नॉट गिल्टी। बात ये है कि आपने करप्शन की मुल्क का पैसा लूटा, तबाह किया है। पीटीए को ऑनेस्टली जो हम आजकल बुरा भला सब कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उनका बैग सारा लेके लोन लेते थे, सब्सिडी दे देते थे, आधा पैसा बाहर गायब कर देते थे। कहाँ से इतने पैसे इनके पास आए, क्या था इनके पास? ये जो आप अपार्टमेंट जिसमें बैठे हुए हैं, इसका प्रूफ दे सके कतरी लेटर के अलावा? कुड दे डू एनीथिंग? इसाक डार जो वहाँ क्यों बैठे, वाई सिटिंग देयर, वाई सन्स आर देयर? बेटी को ला के बिठाया हुआ है, आगे किया हुआ है, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, शी सो इमेच्योर लेडी कि मेरे ख्याल में जितना वो PMLN को नुकसान पहुंचा रही कहीं नहीं करेगी। यही PMLN, मुझे आप आज एक महीने के बाद सारी छोटी पार्टी आप देख लेने को छोड़ी, कब तक वो इनके साथ रहेंगी? अच्छा What are they चलिए, gained? लेकिन इस सब को देखिए, एक अग्रीव्ड है, वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, आप उनको करप्ट भी कहते हैं, जो भी कहते डेमोक्रेटिक हैं, तरीका इस्तेमाल करें ना। बट व्हाट आई मीन टू से कि क्योंकि ये इतना जगहसाई क्यों नहीं होती भाई? जब अगर नाम लिए जाएंगे तो लोगों में बहुत सी खलबली भी So, मचती सबसे है, बड़ी तो यही- डायलॉग क्यों नहीं है? सो दिस इज़ व्हाट आई से, अगर इतनी बात है, PMLN को, पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजल को क्या करना चाहिए? कम इन असेंबली, कैरो रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, धांधली ना हो सके, बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर करें, नैब को जहाँ गलत है उसकी वहाँ पर विंग क्लिप करें, इसको और इम्प्रूव करें। आपने जुडिशरी ठीक करनी है, जहाँ आपको डाउट है ऐसा क्या करना होगा कि कभी RTS सिस्टम ना बैठे? दिस इज व्हाट इज व्हेन यू से इलेक्टोरल रिफॉर्म कर लेते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम ले आते हैं, कोई भी गलत वोट नहीं होता, 10 लाख मरे हुए लोगों के वोट डले होते हैं, तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। दे डोंट वांट, बिकॉज दैट इज ऑल दे विन, दैट इज द इशू। जी तो क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन बस ये आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, आपको लगता है इस सब के बाद, क्योंकि ज़ाहिर एक तहरीक चल रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, बड़ा कुछ कहा जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का रोल इस सब से थोड़ा अब कम होता जाएगा सियासत में? देखिए है ये, हम भी मैं एस्टैब्लिश कर मैं बताऊं कि अगर आप बायोमेट्रिक सिस्टम ले आए, मैं कहता हूं चलें था या है, आप लाइन ना सिस्टम ठीक करें ना, ये पॉलिटिकल पार्टी को बैठना चाहिए ना, आप बैठें, सिंगल आउट कर देंगे नहीं आ सकती है, और क्या तरीका है? आप सिस्टम ठीक कर लें, इंप्रूव करें, गलती ना हो। बात सिर्फ इलेक्शन तक नहीं है ना, उसके बाद जब हुकूमतें बनती हैं तो वो फिर काम नहीं करने होता के ना। बाद, जैसे नवाज शरीफ साहब की शिकायतें थी कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो करती है, आपके establishment नहीं सिविलियंस जो बनाती है। है, देखें, सिविल हुकूमत पीछे रह जाती है। नवाज शरीफ ने अपने दौर में फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा, ये तो इम्पोर्टेंस है, तो ये भी तो फिर कौन मुझे बताए, फिर प्रॉब्लम किसको? फौज को लड़ाई करनी पड़ती है। That's what the political party say. We're trying to take our space back, Brigadier So this is साहब। what I say कि आप इसको सिस्टम फेयर कर लें कि धांधली ना हो, अवाम fair. मैंडेट लेकर आए, दैट्स व्हाट इट इज। So unity रहेगी अमार in just one line in PDM, या आप समझते हैं ये इत्तेहाद टूटता हुआ देख रहे हैं अब आप? इट इज गॉन। देखिए नादिया, जमहूरियत एक ऐसी चीज है, उसका ख्याल या उसका बीज अगर लोगों के जहनों में लग जाए तो हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, लोग अपने लीडरों को मजबूर करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपनाने में। मेरे ख्याल में ये लोगों के जहनों में अवेयरनेस आ गई है, और PDM की शक्ल कुछ भी हो, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब जारी रहेगी, और इसको अब पाकिस्तान के अवाम नहीं रुकने देंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी दिलचस्प तज्ज़िये हैं आप तीनों मेहमानों की, और बात करके भी अच्छा लग रहा था। PDM क्या रुख इख्तियार करती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मेरे मोहतरम मेहमान कहते हैं इत्तेहाद बन जाते हैं ऐलान के साथ, लेकिन जब टूटते हैं तो ऐलानात नहीं होते, जबकि हमारे ये समझते हैं कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं, जब वो उसका शऊर आपके यहाँ पैदा हो जाए और लोगों में ये वैल्यूज़ स्टैब्लिश हो जाएँ, तो फिर एक टाइमलाइन की तो ज़रूरत नहीं होती, ये चलता रहेगा सिलसिला, और शायद आपकी जमहूरियत या जमहूरी जो वैल्यूज़ हैं वो मज़ीद मौसर होंगे। एहतसाब कितना तेज़ होगा ये आने वाले दिनों में, इससे भी बड़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।